गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक तैयारी चल रही है बच्चों? लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोग का तैयारी अब हो गया नहीं, क्योंकि अब इधर देख रहे हैं शुरुआत में जो वीडियो भेजे काफ़ी लोग मन लगा के देखे, लेकिन अब इधर से जो 2-3 वीडियो भेज रहे हैं देख रहे हैं कि उसको आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो अगर तैयारी हो गई है, वीडियो नहीं देखना है, तो हम बनाना भी छोड़ देते हैं क्या? क्योंकि अब तो तैयारी हो गया है, तो क्या बनाना है आपके लिए? हमको एक्स्ट्रा टाइम घर में वीडियो बनाना पड़ता है, दिन भर कोचिंग में पढ़ाना है, फिर वीडियो बनाना है। तो देख लीजिए, नहीं ज़रूरत होगा तो हमको कमेंट कर दीजिए कि सर अब ज़रूरत नहीं है, हम लोग का तैयारी फुल टू हो गया है। फिर क्यों हम भी कष्ट करेंगे? 11-11 बजे रात तक वीडियो बना के अपलोड करते हैं आपके लिए, है ना? तो बता दीजिए ना, थोड़ा हमारा भी मेहनत कम हो जाएगा जब आप लोग का तैयारी हो ही गया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अब आज वीडियो बना ही रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा कल से बनाना है कि नहीं बनाना है, तभी हम वीडियो डालेंगे कल। नहीं बनाना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, बनाना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बनाइए, नहीं बनाएंगे, बनाना होगा तो बना देंगे। ठीक है? आज का जो क्वेश्चन है ये है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक potential at any point due to an electric dipole। एक डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, यानी एक जनरल पॉइंट पर, देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया गया था पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल लेकिन एट एक्सियल पोजीशन, है ना, याद होगा। लेकिन आज हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से निकालना है डाइपोल के ही कारण, लेकिन वो पॉइंट एक जनरल पॉइंट होगा, एट एनी पॉइंट। खैर क्या है हम लोग करते हैं, लेकिन पहला जो इसका क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट जो है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो खैर इसको तो पिछले वीडियोस में भी हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का हिस्सा है तो इसको फिर से हम डिफाइन कर देते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या भाई। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विदिन द electric field of a charge is defined as the amount of work done in
bringing a unit test charge from infinity to that point। और ये वाला देखिए बताना भूल गए, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब आपको बता दें। हालांकि एग्जाम में यही लिखना है मतलब नहीं, लेकिन हमको तो एक्सप्लेन भी करना है ना, एग्जाम में तो आपको लिखना है, लेकिन हमको तो ये भी देखना हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आएगा तो याद करना आसान होगा। ठीक है, तो किसको कहा जा रहा है, तो मान लीजिए ये किसी चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जहां तक ये चार्ज जिसका ये फील्ड है किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके। अब हमने कहा कि फील्ड के अंदर एक पॉइंट P ले ले r डिस्टेंस में, यहां का पोटेंशियल किसको कहेंगे, तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। किसी चार्ज के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने का काम, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को कहां से लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये इंफिनिटी का क्या कंसेप्ट है, तो इस फील्ड से बाहर का जो पॉइंट है ये इंफिनिटी है, यहां 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 कहीं भी आउटसाइड दिस बाउंड्री। तो इंफिनिटी में एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसको इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, और लाने में जितना काम करना पड़ेगा दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। एक टेस्ट चार्ज है फील्ड के बाहर, उसको फील्ड के अंदर लाइए, जितना काम, सीधा सीधा एक लाइन की बात करें तो सर एक टेस्ट चार्ज है फील्ड के बाहर, यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको फील्ड के बाहर से यानी इंफिनिटी से फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक लाना है। लाने में जितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब तो इस चार्ज के कारण यहां का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल को V से दिखाएंगे, V इज इक्वल टू किसको कहा है, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, और इसको जब एक्सप्रेशन में लाते हैं तो ये होता है KQ बाई R, R यानी जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है और जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है। अगर एक सिंगल चार्ज है तो इस चार्ज के कारण यहां का पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R। तो ये तो एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा ये जाने, लेकिन हमको एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल नहीं, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये भैया डाइपोल क्या है, चलिए अब यहां पर ये तो आप समझ लिए तो अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, एग्जाम में डिफिनेशन आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखना, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन दिस। अब हमको करना क्या है, तो डाइपोल के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन फॉर अगला हिस्सा क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए अब यहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल तो आपको बता चुके हैं। हाँ, एक नया चीज है डाइपोल के कारण पोटेंशियल। तो फिर यहां पहले थोड़ा सा डाइपोल समझना होगा। तो डाइपोल आपको पिछले वीडियोस में भी बताया गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत चार्ज, डाइपोल यानी कि डाई प्लस पोल। डाई मतलब दो और पोल मतलब क्या जी? ध्रुव, द्विध्रुव। इसको हिंदी में कहा जाता है द्विध्रुव। हिंदी नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का द्विध्रुव, दो पोल। यानी कि यहां पर दो पोल, पोल नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, तो इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, कितना चार्ज? दो चार्ज। डाइपोल दो चार्ज, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल। अरे डाई शब्द है ना, डाइपोल को तो भूलना ही नहीं चाहिए। डाई ऑक्साइड, डाई क्लोराइड, डाई यानी दो, दो ऑक्सीजन अगर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह डाई का मतलब भी वही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो पोल यानी कितना चार्ज का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्ज के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जा रहा है। कैसा चार्ज? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो कह रहा है इस डाइपोल के कारण हमारे पास अब जो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का जो डिफिनेशन बताए हैं, एक तरह का वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को इंफिनिटी से लाना है, तो वहां पर डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा जिस पॉइंट पर हम उस चार्ज को ला रहे हैं। यानी कि देखिए, तो यहां पर जब डाइपोल समझ में आया और पोटेंशियल, तो डाइपोल का पोटेंशियल निकालना, यानी दो चार्ज का एक अरेंजमेंट है, इन दोनों चार्ज के अरेंजमेंट के कारण किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का मतलब उस पॉइंट पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने का वर्क डन है ना। तो सबसे पहले तो आप डाइपोल लीजिए ना, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो ये भाई हमने डाइपोल ले लिया, -q और +q। ये A पॉइंट पर एक चार्ज है, B पॉइंट पर एक चार्ज है, और ये डाइपोल का मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट से यहां पर R डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लिया है P। यहां पर अब हमको क्या करना है, इस डाइपोल के कारण ये आपका हो गया A, ये भी हो गया A, क्योंकि ये टोटल होता है 2A। ये डाइपोल ले लिया हमने, अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस +q एंड -q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। इस डाइपोल के कारण एक पॉइंट ले लिया है, जनरल पॉइंट, ना ही वो एक्सियल पोजीशन में है और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन में है, जनरल पॉइंट। यहां पर पॉइंट लिया, अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कैसे निकलेगा? तो चलिए पहले क्या क्या है इस फिगर में उन सारी चीजों को दर्शाते हैं। ये इस Q1 से इसका डिस्टेंस मान लिया जाए भाई R1, और इसका डिस्टेंस मान लिया जाए R2 है ना, और ये डिस्टेंस R है, और ये जो पॉइंट आप लिए हैं डाइपोल मोमेंट के साथ, वो कितना एंगल बनाते हुए पॉइंट लिए हुए हैं भाई? थीटा एंगल बनाते हुए। अब
जो है वहां पर लेट कर लिया जाए। लेट प्लस माइनस क्यू चार्जेज ऑफ डाइपोल, 2a क्या है, डाइपोल लेंथ, p क्या लिया है हमने, ए पॉइंट at which we have to find potential V, ठीक है। और P का डिस्टेंस कितना है भाई, R, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द midpoint O of dipole length, ठीक है। और थीटा मान लिया जाए एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट and the line joining the point, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग ले लिए। चलिए अब इसको समझते हैं। चलिए तब ये सब क्या है, तो लेट कर लिए एक डाइपोल यानी कि arrangement of two charges separated by a small distance 2a, ठीक है। फिर P क्या हो गया, एक पॉइंट at which we have to find V यानी पोटेंशियल। इस पॉइंट पर हमको डाइपोल के कारण यानी इन दोनों चार्ज के कारण नेट पोटेंशियल निकाल देना है। P कहां पर लिए हैं, तो R डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस आपका R हो गया मिड पॉइंट से। R इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के मिड पॉइंट से वो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, R हो गया। फिर आखिर ये पॉइंट कहां पर है, R डिस्टेंस में है लेकिन कहां पर है, तो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाते हुए है। यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये तो भाई कंसीडर लेट हो गया। अब चूंकि डाइपोल का मतलब क्या हो रहा है, एक से ज्यादा चार्ज, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो फिर कैसे निकलेगा उस पॉइंट P का मोमेंट, डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक से ज्यादा चार्ज होता है तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। इंडिविजुअल यानी अलग अलग। इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, माइनस क्यू चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। तो चलिए प्रोसेस में आइए। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, V1 अगर इसको नाम दिए सर तो KQ बाई R1। ये डिस्टेंस कितना हम लोग मान लिए हैं, देखिए डायग्राम में बना दिए हैं R1। also electric potential at P ड्यू टू माइनस क्यू। अब ये दूसरा चार्ज, डाइपोल का दूसरा चार्ज के कारण इसको V2 लिख दें, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KQ बाई R2। ये डिस्टेंस हमारा R2 है। तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकल गया।
तो फिर नेट पोटेंशियल, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों इंडिविजुअल पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम, क्योंकि हमारे पास डाइपोल है यानी दो चार्ज यानी एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा चार्ज यानी नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों अलग अलग चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम एट P, यानी कि डाइपोल का नेट पोटेंशियल। अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिए ना, V इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, V1 हो गया KQ बाई R1 प्लस माइनस KQ बाई R2, सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2। देखिए यहां से KQ कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हो गया, कितना आसान था, हो तो गया। क्या क्या किया गया समझ में आया, एक डाइपोल लिया गया और डाइपोल के कारण एक पॉइंट जो कि जनरल पॉइंट है, पॉइंट का चर्चा हमने कर दिया है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब हम जान रहे हैं डाइपोल का मतलब दो चार्ज का अरेंजमेंट है ना, तो फिर नेट पोटेंशियल निकलेगा कैसे भाई, तो सर दो चार्ज है तो हम जानते हैं कि एक से ज्यादा चार्ज होने पर नेट पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, तो पहले दोनों चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। अलजेब्रिक सम क्यों, क्योंकि सर एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो प्लस का पोटेंशियल प्लस होगा माइनस का पोटेंशियल माइनस होगा, तो एक एक करके दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकाला गया एंड देन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू पुट किए KQ बाई R1 प्लस V2 का वैल्यू पुट किए माइनस KQ बाई R2। अब इसको सॉल्व किए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कमी रह गया। क्या कमी रह गया, हमारा जो गिवन डेटा है वो इस P का पोजीशन R दिया रहेगा, ना कि R1 और R2 दिया रहेगा। तो अब इस R1 और R2 को इस R के टर्म में बदल देना है, और वो जो R का टर्म आएगा R1 के जगह में उसको, और R2 के जगह में R का टर्म जो आएगा उसको पुट कर देना है। चलिए देखिए क्या बात बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर से हम मिटाते हैं, जरूरत है जगह का। देखिए तो अब यहां पर कैलकुलेशन ऑफ 1 बाई R1 किया जाए, तो 1 बाई R1 के कैलकुलेशन के लिए देखिए ना, R1 किस ट्रायंगल का हिस्सा है, इन ट्रायंगल POB का हिस्सा है, ये POB का है ना, तो POB ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला यूज कीजिए। यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल POB। अब कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, यही ना कोसाइन फॉर्मूला है। जिस एंगल की बात करेंगे उसके अगल बगल में जो भी साइड होगा उनका स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले स्क्वायर का माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर का माइनस, है ना। तो यहाँ थीटा अगर ये है
तो अगर हम इस एंगल को ले लें cos थीटा, तो इसके अगल बगल में कौन है, r और a है, यानी कि लिख सकते हैं यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल पीओबी cos थीटा इज इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर का सम, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर, यानी r1 स्क्वायर बाई क्या 2ra। अब यहां से r1 को हमको सेपरेट कर देना है, r1 का वैल्यू निकालना है, तो r1 निकल जाएगा यहां से। चलिए देखा जाए कैसे, तो 2ra cos थीटा, इसको इधर ले आए और यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो देखिए, तो अब तो r1 सेपरेट कर लेते हैं, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये r1 इधर आ गया, 2ra उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा। सिंपल, देखिए r1 निकल गया ना। जब r1 निकल गया, हमको चाहिए 1/r1। चलिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले, जैसा चाहिए उस रूप में ले आते हैं। तो क्या किया जाए, यहां पर r1 स्क्वायर रखिए, यहां से आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2ra बाई आर स्क्वायर cos थीटा। यहां से देखिए तो r से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और एक मिनट यहाँ जो टर्म है ये देखिए ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हियर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज लेस इज वेरी स्मॉल, so it can be neglected। तो भैया अब इसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये टर्म क्या बच जाएगा, तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई आर cos थीटा। तो अब यहां से r1 स्क्वायर के लिए सॉल्व कीजिए ना, r1 स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसको हटा दीजिए वहां से, क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है 5 मार्क्स में, तो लंबा तो होगा ना। 5 मार्क्स में तो लंबा क्वेश्चन रहेगा ही। r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई आर cos थीटा का पावर होल पावर कितना, होल पावर 1/2। तो फाइनली r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r, और यहां पर 1 माइनस 2a बाई आर cos थीटा का पावर 1/2। अब इसको यहां पर सॉल्व कर दें, थोड़ा रेसिप्रोकल 1/r चाहिए, और 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 2a बाई आर cos थीटा का पावर। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 पावर आ जाएगा। चलिए, फिगर का तो जरूरत होगा, लेकिन यहां पर हम मिटा देते हैं, फिर समझाते समय हम लोग एक बार बना लेंगे जब R2 का कैलकुलेशन करेंगे तब। थोड़ा सा यहाँ पर जगह का जरूरत है, इसलिए यहाँ पर मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, थोड़ा तो लेंदी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग लेंदी होगा ही होगा, जैसे गॉस थ्योरम को प्रूव भी करना था, उसका एप्लीकेशन भी करना था, तो लेंदी होगा ही ना। थोड़ा सा 2-4 स्टेप और है, देखा जाए क्या कर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर हम क्या बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो लिख देते हैं चलिए। और यूजिंग, यहां पर क्या यूज किया जा रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, और बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x टू द पावर अगर n है देन 1 प्लस nx प्लस, फिजिक्स में आगे का टर्म को नेग्लेक्ट करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/r 1 प्लस
एन आपका कितना है -1/2 और x कितना है -2a/r cos थीटा प्लस नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, इसके बाद के टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करा देते हैं तो क्या मिल जाएगा भाई बताइए 1/r1 इक्वल टू 1/r1 प्लस और माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a/r cos थीटा। ये आपका निकल गया 1/r1। अब कैलकुलेशन ऑफ 1/r2 में आइए, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा हम फिगर बता देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ 1/r2, तो इसको पूरा नहीं कैलकुलेट करना है, आप ध्यान दीजिएगा फिगर में। ये हमारा माइनस चार्ज था ए पॉइंट पर, ये चार्ज पर प्लस चार्ज था बी पॉइंट पर। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट लिया हुआ था पी, ये हमारा r1 था, ये हमारा r2 था, ये एंगल थीटा था, ये r था, ये a था, ये a था, यही था ना। देखिए तो अगर अब r1 जब निकाल रहे थे तो cos थीटा लेना पड़ा, लेकिन r2 निकालेंगे तो फिर r2 के सामने में कौन सा एंगल है, ये कितना हो जा रहा है 180 माइनस थीटा होगा ना। ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो अब जब R2 का कैलकुलेशन करेंगे भैया तो इंट्रायंगल POA करेंगे, वहां पर POB लिए थे, यहाँ POA में क्या किया जाएगा, जो हमने cos थीटा लिया था तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा लेंगे तो अगल बगल में कौन है r² प्लस a² ही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा r² प्लस a² माइनस r2², बाकी सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ थीटा की जगह में क्या आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा और r1 की जगह r2, बाकी सेम प्रोसेस में हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसेस सेम रहा, प्रोसीड करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा तो यहाँ पर आपका देखिए ना, तो जो एक्सप्रेशन आया है इसमें क्या बदलाव हो जाएगा, r1 की जगह r2 और थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको प्रोसीड करेंगे सिमिलरली लिख करके, पूरा नहीं करना है इसको, इतना ही तो काफी लंबा हो गया, तो इसको प्रोसीड करेंगे सिमिलरली 1/r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई तो सेम प्रोसेस में प्रोसीड कर देंगे 1/r1 प्लस a/r और cos कितना 180 माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। क्यों सर, क्यों माइनस कहां से आएगी, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, चलिए अब आपका जो मेन एक्सप्रेशन था यहां पर आपका 1/r1 भी निकल गया 1/r2, तो अब ये आपका 1/r1 और 1/r2 के वैल्यू में यहां पुट कीजिए, लिख दिया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड 1/r2 in equation A, we get क्या मिलेगा भाई, तो नेट V इक्वल टू KQ तो रह जाएगा और क्या मिलेगा 1/r1 यानी ये 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1/r2, तो 1/r2 के जगह में भी तो वही है 1/r, ये ना 1/r2 के जगह में क्या है, तो जो 1/r2 का वैल्यू आया है 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। क्या हो जाएगा फाइनली बताइए इसको सॉल्व करके, v इज इक्वल टू, अब इसका जरूरत नहीं, इसको मिटा दें और अब हमारा 2 लाइन का एक्सप्रेशन बच जाएगा।
के क्यू, यहाँ से 1/r यहाँ भी है, 1/r यहाँ भी है। इसको क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए ना, 1/r, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस a/r cos थीटा, यहाँ से 1/r चला गया माइनस, तो -1 और माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा, ये क्या हो गया देखिए +1 -1, तो a/r cos थीटा a/r cos थीटा दैट इज v इज इक्वल टू kq/r, और यहाँ हो जाएगा 2a/r cos थीटा। तो फाइनली एक स्टेप यहां लिख देते हैं, q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या डाइपोल मोमेंट, याद है ना। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू kp/r cos थीटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इतना तो टाइम लग गया लिखने समझाने में, एक बार शुरू से समझा जाए, है ना। एक बार थोड़ा सा समझ लिया जाए क्या किया गया है। हालांकि देखिए बहुत ही आसान सा, हम लोगों ने इसी का एक हिस्सा डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाले हुए हैं हम लोग, कहां पर एक्सियल पोजीशन में, लेकिन यहां पर क्या कह दिया है जनरल पोजीशन में। और ये 2016 में आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना के पूछा था। तो बच्चों 10 साल होने चला इस क्वेश्चन को, फिर से रिपीट नहीं किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है। तो जैसे आपको पहले से भी बता रहे हैं कि हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ऑल आर इंपॉर्टेंट, किसी को भी स्किप नहीं कीजिए, किसी को भी स्किप नहीं करेंगे, है ना। कितना ये एक वीडियो और बनेगा, ये तीसरा वीडियो है, चूंकि यहां पर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसलिए एक ही क्वेश्चन में एक वीडियो लग गया। एक वीडियो और कैपेसिटर का या 2 वीडियो, तो ये 2 चैप्टर तो लंबा लंबा है, हर चैप्टर में लगभग जितना भी लंबा चैप्टर है 4-5 वीडियो लगेगा, 2 चैप्टर और या 3 चैप्टर और में 5-5 वीडियो लगेगा, तो 5-5 10 वीडियो और 15-25 वीडियो, बाकी तो उधर जो है 2-2 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 और 10 वीडियो उधर मान के चलिए, मॉडर्न फिजिक्स वाला जो हिस्सा है, मॉडर्न फिजिक्स के में 10 वीडियो में सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 25 10 35 घंटे का क्लास अगर आप ढंग से कर लेते हैं। अब बताइए 35 घंटा पढ़ने के लिए अगर आप 3-3 घंटा फिजिक्स को स्टडी करते हैं, 3-3 घंटा, तो हर 10 दिन में आप एक बार फुल सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कहां कर रहे हैं, हर 10 दिन में। अभी आपके पास 50 दिन का समय है, यानी 5 बार आप फुल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब पिछला वीडियो देखते जाइए, आगे हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, पिछला वीडियो देखते जाइए, आगे वीडियो बनाते जा रहे हैं। आज तो 8 तारीख है, हम तो 2 दिन के बाद तो हमारे ये 2 लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 2 दिन के बाद करंट में आ जाएंगे, 9, 10, 11 तारीख से हम लोग करंट का वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो आप पिछला ये कंप्लीट कहाँ कर रहे हैं, वही तो बोले कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। हम लोग को तो यूट्यूब में तो पता चल जाता है ना, कितना व्यूज गया, कितना वॉच टाइम हुआ, इसी से तो पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा, क्यों मेहनत करेंगे हम? यूट्यूबर बनना था हमको, नहीं ना बच्चे। लेकिन जब लोग देखते हैं तो एक उम्मीद जगता है कि चलो भाई मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों के साथ साथ मेरा भी फायदा हो जाए। हम यूट्यूब में बहुत पहले से जुड़े हुए, 2016 से, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता है। अब प्लस दिन भर क्लास में इतना थक जाते हैं कि नहीं मन करता है। जरूरत भर वीडियो डाले हैं,
100 के लगभग में वीडियो है। नहीं मन जब जरूरत होता है, कोई बच्चे कहते हैं कि सर ये वीडियो बना के डाल दीजिए, डाल देते हैं, कुछ लोग उसको देखते हैं। जब आपको जरूरत ही नहीं है तो क्यों डालेंगे? तो समझदार बनिए ना, एक ही बात को कितना बार कहना पड़ता है। ठीक है, मन शुरू से देखिएगा ना, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बीच बीच में देखिएगा, हाँ तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, अरे ये क्वेश्चन का आंसर चलो देख लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन शुरू से आते आइए ना, एक एक लेसन से सारा वीडियो, अरे एक वीडियो 40-45 मिनट का तो हो रहा है, उतना देर तो बैठ करके देख ही सकते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए। देखिए पास होके निकल जाइएगा ना, हम लोग को बहुत खुशी होता है ना। तो चलिए इसको समझ लिया जाए। ये टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने बोला था और एक डाइपोल का पोटेंशियल निकालने बोल रहा था। ठीक है, लेकिन डाइपोल का पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लिया जाए। सबसे पहले पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया। पोटेंशियल क्या है सर? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है ना, उसी काम को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हालांकि ये लंबा क्वेश्चन था तो बोर्ड से इसका एक एक हिस्सा मिट गया है, तो बस ओरली ही समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कह रहा था कि एक डाइपोल के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालिए। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे ही डाइपोल का पोटेंशियल का बात आया ना, और अगर डाइपोल का मतलब पता है दो चार्ज, अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, तो दिमाग में तुरंत एक बात आ जाना चाहिए कि एक से ज्यादा चार्ज ना हो गया सर डाइपोल। हाँ, एक से ज्यादा चार्ज हो गया। तो जब एक से ज्यादा चार्ज हो गया, इसका मतलब है कि यहां पर तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक से ज्यादा चार्ज हो जाने पर नेट पोटेंशियल कैसे निकलता है? तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। जितना भी चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज में जितना भी चार्ज है, 2, 3, 4, 5, 10, जितना भी चार्ज है, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकालिए और सबको क्या कीजिए? अलजेब्रिकली जोड़ दीजिए। अलजेब्रिकली जोड़ने का मतलब, अलजेब्रिक सम का मतलब सम विथ साइन, क्योंकि प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस होगा। तो यहां भी वही काम किया गया। डाइपोल का दोनों चार्ज का पहले प्लस चाहे माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ पहले प्लस का पोटेंशियल निकाल दिया है पी पॉइंट पर, KQ/R1। फिर माइनस चार्ज का पोटेंशियल निकाला, KQ/R2 माइनस KQ/R2। फिर दोनों का नेट पोटेंशियल क्या हो गया जी? दोनों का अलजेब्रिक सम। तो आपका रिजल्ट आ गया KQ/R1 माइनस KQ/R2। यहाँ से जब KQ को कॉमन लिया गया तो रिजल्ट बच गया V इक्वल टू KQ ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ये एक्सप्रेशन निकल गया हमारा, ये जो था एक्सप्रेशन निकल गया। लेकिन यहां पर अब दिक्कत क्या था कि सर हमारा जो गिवन डेटा है वो P पॉइंट का डिस्टेंस R के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन R1 और R2 में आ रहा है। तो इस R1 और R2 को कैलकुलेट किया गया। R1 को कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल POV में कोसाइन फार्मूला लगाया गया और कैलकुलेशन किया गया। कोसाइन फार्मूला क्या कहता है कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर एंगल A की बात कर रहे हैं तो cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। B स्क्वायर C स्क्वायर मतलब ये एंगल A बना तो अगल बगल में कौन रहेगा? B और C रहेगा। तो अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारा एंगल थीटा था, तो cos थीटा इक्वल टू थीटा के बगल में R और A था, तो अगल बगल यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2RA। अब यहां से R1 को निकालना था, तो R1 को इधर उधर साइड चेंज करके सेपरेट किए, थोड़ा सा बाइनोमियल का जरूरत पड़ा, बाइनोमियल का यूज किए। ठीक उसी तरह से जब R2 का कैलकुलेशन करने लगे तो वहां पर हम लोगों को R2 के लिए एंगल POA लिया गया
और वहां से फिर आपको दिखाए कि कैसे जब R2 का कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ थीटा की जगह में 180 माइनस थीटा आ जाएगा और R1 की जगह R2, बाकी सारा सेम रहेगा। इसलिए R2 के कैलकुलेशन में इसी एक्सप्रेशन में, उसको फिर से डिराइव नहीं करना था, इसी एक्सप्रेशन में R1 की जगह R2 पुट कर देना है और थीटा की जगह में cos 180 माइनस थीटा, इसका यहां से R2 आ गया। अब जो आपका मेन एक्सप्रेशन आया हुआ था वहां पर R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन ए, क्या हो जाएगा, k3 बाहर में था, ब्रैकेट के अंदर में 1/R1 माइनस 1/R2 था, तो 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू पुट किया गया, सॉल्व किया गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखिए, है ना, मन लगा के वीडियो को देखिए, लिखिए। इतना लंबा डेरिवेशन आप नहीं लिखिएगा ना तो कौन सा स्टेप के बाद आप गड़बड़ कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा। और एग्जाम में गड़बड़ होना सिर्फ आपका एक क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन का 15 से 20 मिनट समय भी आपका किल हुआ। इसलिए परफेक्शन होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को हम पकड़े 15 से 20 मिनट में हमारा वो सही सही डिराइव हो जाए। इसके लिए आपको घर में बार बार प्रैक्टिस करके जाना होगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में अगर आप लिख के प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, पेन नहीं चलेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम लोग फिर से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। लेकिन एक बार फिर से वही बात दोहराएंगे, वीडियो को मन लगा के देखिए, है ना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को मन लगा के देखिए, समझिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना भला कीजिए, मेरा भी भला कीजिए। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मस्ट कमेंट, अच्छा अच्छा कमेंट, है ना। ओके, बाय।